नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसके नेता अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर राष्ट्रपति और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा था और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्नी के रूप में संबोधित किया। कांग्रेस के नेता ने ये घृणित काम किया है। बीएमसी सुप्रीमो मायावती ने अधीर रंजन चौधरी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। मायावती ने कहा है कि भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं। उन्होंने अधीर रंजन की टिप्पणी को अति दुखद, शर्मनाक और अति निंदनीय करार दिया और कहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे और अपनी जातिवादी मानसिकता का परित्याग करे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने गलती से इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, मेरी जुबान फिसल गई थी। अब अगर आप मुझे इसके लिए फांसी देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल एक जानबूझकर साजिश में एक तिल को पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय की टीम छानबीन करने में जुटी है। इस बीच ईडी के सूत्रों ने बताया कि अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि उनके घर से जब्त किया गया सारा पैसा पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का है। अर्पिता ने दावा किया है कि पार्थ के आदमी ही यहां पैसे लाते थे और रखते थे। कभी कभी मंत्री पार्थ चटर्जी खुद भी यहां आकर इन पैसों को रखते थे। उसने ये भी दावा किया है कि उसे उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी जहाँ पैसे रखे जाते थे। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला है। साथ ही 5 किलो गोल्ड भी जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार शाम को बेलघारिया स्थित उनके दूसरे फ्लैट में रेड शुरू किया और जो कि गुरुवार सुबह तड़के तक चलती रही। तकरीबन 18 घंटे तक चली लंबी रेड में ईडी को इतनी बड़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी मिली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरियां भी बरामद हुई हैं जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड कोडवर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसियों ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया है जिसमें पार्थ और अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर केस को लेकर बिहार के दरभंगा और मोतिहारी में गुरुवार को एनआईए की टीम ने सुबह सुबह छापा मारा है। दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी के घर एनआईए की टीम पहुंची। वहां उसके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। घर भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि नूरुद्दीन जंगी को एनआईए ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। वो वकील है और संदिग्धों को बेल दिलाने का काम करता था। वहीं मोतिहारी के चकिया के क्वाम्बा गाँव में रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर भी एनआईए की टीम रेड कर रही है। आरोप है कि रियाज पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा में प्रदूषण बरकरार रहने पर गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने यूपी जल निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। अदालत ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा में हो रहे प्रदूषण की जांच और कार्रवाई नहीं कर पा रहा तो ऐसे में उसके गठन का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा कि क्यों न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। कोलकाता से जबलपुर जाने वाले स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद गुरुवार को जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्लेन में कुल 25 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें कि स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें सामने आने के बाद डीजीसीए ने 8 हफ्ते के लिए स्पाइस जेट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स को उड़ान भरने का आदेश दिया है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। इनमें 21 दिनों का आइसोलेशन, घावों को ढककर रखना और ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला है। आपको बता दें कि देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीज केरल में और 1 दिल्ली में मिला है। अब तक 4 संदिग्ध केस भी सामने आ चुके हैं। सभी के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बुधवार को जैन पब्लिक स्कूल में बच्चों का टीकाकरण करने के लिए नर्सिंग के छात्रों को अकेले भेज दिया। उसने एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन लगा दी। बच्चों के माता पिता ने हंगामा किया तो छात्रों ने कहा है कि अधिकारियों ने एक ही सिरिंज देकर कहा था कि इसी से सभी बच्चों को वैक्सीन लगाना है।
राजस्थान के कई जिलों में बारिश से हालात खराब हैं। जोधपुर में पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब बीकानेर जिले के दूर दराज इलाके में एक कच्चा मकान गिरने से एक दंपत्ति और उसके मासूम बच्चे की मौत हो गई। ये परिवार दंतौर थाना क्षेत्र में सुनसान इलाके में बने घर में रहता था। बुधवार रात किसी समय मकान ढह गया, जिसमें मकान मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सोमालिया में हुए बम धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हैं। ये दोनों धमाके लोअर सवेले क्षेत्र में हुए। पहली घटना मार्क शहर में हुई, जहां एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इसमें 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 घायल हो गए। दूसरी घटना अफगोय शहर में हुई है, जहां 2 हमले हुए। इनमें 7 लोग मारे गए, जबकि 18 अन्य घायल हो गए हैं। इस्लामी आतंकवादी समूह अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इराक में ईरान समर्थक शख्स को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने संसद में कब्जा कर लिया। मोहम्मद अल सुदानी को गठबंधन सरकार ने पीएम कैंडिडेट बनाया है। देश के मौलवी और उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से पीएम मुस्तफा अल कादिमी ने शांति से बातचीत की अपील की है। दुनिया भर में मॉन्की पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद WHO ने मॉन्की पॉक्स महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने सलाह दी है कि जिन पुरुषों को मॉन्की पॉक्स का जोखिम है, वो फिलहाल यौन साथियों की संख्या सीमित रखने पर विचार करें। मॉन्की पॉक्स के 78 देशों में 18,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें से 70% के करीब केस यूरोप के हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शनिवार को तबियत खराब हो गई। उन्होंने जी मचलाने की शिकायत की। रूसी टेलीग्राम चैनल ने यह दावा किया है कि पुतिन को तुरंत मेडिकल केयर की जरूरत थी और इसकी वजह से उनकी पैरामेडिकल टीम को और डॉक्टरों को बुलाना पड़ा। ये मेडिकल इमरजेंसी करीब 3 घंटे तक चली। इसके बाद उनकी हालत सुधरी और फिर डॉक्टर्स उनके चैम्बर से बाहर निकले। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन जल्द ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। किम जोंग उन ने कहा है कि उनका देश अपने परमाणु युद्ध के संबंधित तैयारियों में जुटा है। वहीं किम जोंग उन ने फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ किसी भी सैन्य संघर्ष के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया ने हाल ही के महीनों में हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत कई और मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सामरिक परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। भारतीय टीम 39 साल से वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेल रही है और उसे पहली बार कैरिबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप करने में सफलता मिली है। तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। शुभमन गिल 98 रन बनाकर नाबाद थे। कप्तान शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए। तेज बारिश शुरू होने के बाद भारतीय पारी को वहीं समाप्त कर दिया गया। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स गुरुवार से बर्मिंघम में शुरू होने जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी रात 11:30 बजे से शुरू होगा। गेम्स में 72 देशों के 5,000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 20 खेलों में 280 इवेंट्स होंगे। भारत का 213 सदस्य दल हिस्सा लेगा। इसमें 110 पुरुष और 103 महिलाएं खिलाड़ी हैं। इन गेम्स के जरिए भारतीय खिलाड़ी 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारी शुरू कर देंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम इंडिया के ध्वजवाहक के नाम की घोषणा की। माना जा रहा था कि नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, लेकिन चोटिल होने के बाद वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। IOA ने ये साफ कर दिया है कि बैडमिंटन स्टार PV सिंधु तिरंगा झंडा लेकर ओपनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। यही वजह है कि उन्हें ये विशेष सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। बता दें कि भारत में पहली बार इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। सोनाक्षी सिन्हा की नई फिल्म का ऐलान हो चुका है और वो जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस में नजर आने वाली हैं। दरअसल ये फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म के जरिए सोनाक्षी के भाई कुश S सिन्हा निर्देशन में कदम रखने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और एक्टर अली फजल काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों की शादी की भी बातें चल रही थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से कपल की वेडिंग लंबे समय से पोस्टपोन हो रही है। लेकिन अब खबर यह है कि दोनों इसी साल शादी के बंधन में बन जाएंगे।
हुमा कुरैशी आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने अपने दोस्त अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से की थी और इस फिल्म से उन्हें जबरदस्त कामयाबी भी मिली। इसके बाद वो रुकी नहीं, बॉलीवुड में उनको 9 साल हो गए हैं। करण जौहर अपने अनोखे स्टाइल की वजह से हमेशा ही सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। वो अपने फिल्मों के साथ साथ अपने पाउट वाले सेल्फी के लिए काफी फेमस है। एक बार फिर करण ने ऐसी ही सेल्फी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है। सोशल मीडिया पर एक्टिव आलिया भट्ट ने हाल ही में अपनी 4 बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर की। इसे देखने के बाद 2 स्टेट्स में उनके को स्टार रहे अर्जुन कपूर ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि प्रेगनेंसी में ऐसी जॉ लाइन कमाल है, आलिया टू गुड। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।